हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू टेक। माई सेल्फ दीप राज जांगड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ये जो टॉपिक है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब किसी बुक में नहीं दे रखा। ये बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस से बनाया गया वीडियो है। ओके, मतलब हमने जितने सालों से मेहनत करी, मैं पिछले 12 सालों से सी पर काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर। तो 12 सालों में जो मैंने सीखा है, ओके, जो रूल्स मैंने सीखे हैं, काम करने का जो तरीका सीखा है, आज हम लोग वो ही मैं आपको समराइज करके बताने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोग अगर नए हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो सी प्रोग्राम किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, कोई कंपोनेंट कहाँ पर आएगा, वो क्यों आता है, उस कंपोनेंट का नाम क्या करता है कंपोनेंट, ओके, उसका नाम क्या है, ये सब कुछ मिलने वाला है। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से किया फ्रेंड, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, 100% गारंटी भी देता हूँ कि आपको सी का कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी और ना ही आपको कुछ याद रखना है। आपको केवल कुछ रूल्स समझने होते हैं। ये रूल जब आपको समझ में आ जाएँगे, तो आप हर तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं, चाहे वो 1 लाइन का हो, चाहे वो 1 लाख लाइन का हो। प्रोग्राम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बनाने का तरीका हमेशा सेम रहता है। तो अगर आपको सी के प्रोग्राम को याद करना पड़ रहा है, तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आप बस इस रूल्स को समझिएगा और रूल्स को फ़ॉलो कीजिएगा, बाकी प्रोग्राम खुद ब खुद बनता हुआ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आप सी के प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो सी के प्रोग्राम बनाते समय हमें 10 जो रूल है, 10 जो रूल है हमारे पास में, आपको उसको अच्छे से समझना होता है। सारे के सारे प्रोग्राम में ये 10 रूल को फॉलो होना ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रोग्राम इसमें से एक भी रूल तोड़ेगा, ओके? अगर एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है या तोड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए उस प्रोग्राम में किसी न किसी तरह से एरर आएगी। तो ये जो 10 रूल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपको ये सिखाएँगे कि सी के प्रोग्राम आखिर किस तरह से बनाए जाते हैं और उनको आखिर किस तरह से रन किया जाता है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस पूरी ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है, तो आप चुटकियों में कोई भी प्रोग्राम इज़िली लिख सकते हैं। तो ये 10 रूल क्या-क्या है फ्रेंड्स, एक बार उसको क्विक हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग वन बाय वन इन रूल को पूरा बेटर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पहला रूल है वो ये है कि सी जो है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी कैसी लैंग्वेज है? फंक्शनल। कई बार इस फंक्शन वर्ड को हम लोग मॉड्यूल भी बोलते हैं और इसको हम लोग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो काफ़ी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि सी एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कहीं लिखा होगा सी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कहीं लिखा होगा सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीनों का मतलब सेम है फ्रेंड्स, ओके? तो सी के ये क्या होते हैं फंक्शंस, को किस तरह से बनाएँगे, ये हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में। फिर जो सेकंड रूल है कि सी प्रोग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट आपको एक फंक्शन चाहिए। हर फंक्शन में मेन होना चाहिए। एक फंक्शन में एक फंक्शन आप लिख नहीं सकते, ओके? तो इस तरह के कुछ रूल्स हमारे पास में गिवन है, ओके? तो इनको हम लोग क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या-क्या है वो। तो हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना चाहिए। सी के सारे प्रोग्राम शुरुआत मेन से होगी, खत्म भी मेन पर होगा। ऐसा क्यों करते हैं उसका भी रीज़न हम लोग आपको बताएँगे। सी जो प्रोग्राम है वो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी हम लोग देखेंगे। अब ये जो फंक्शंस हैं वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना? फिर डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है फंक्शन की, ओके? फिर हम लोग बात करेंगे सी में कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, ओके? और वो क्या-क्या वर्क करते हैं। फिर सी केस सेंसिटिव है या केस फ्री लैंग्वेज है और साथ-साथ हम लोग सीखेंगे कि सी का जो कंपाइलर है वो कौन-कौन सा अवेलेबल है और उस पर किस-किस स्टाइल से प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस अपने पहले वाले रूल की। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला रूल है सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके? सी कैसी लैंग्वेज है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर जो फंक्शन है फ्रेंड, फंक्शन को हम लोग मॉड्यूल भी कह सकते हैं और इसको हम लोग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ओके? तो मैं कह सकता हूँ सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या सी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या सी एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि सर व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सी से पहले जो लैंग्वेज अवेलेबल थी मार्केट में वो थी बी लैंग्वेज। और जो बी थी या उससे पहले जो लैंग्वेजेस थी बीसीपीएल, ओके, ये सभी लैंग्वेजेस प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती है। अभी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती है इसको एक बार देख लेते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस दोस्तों वो लैंग्वेजेस होती है जिसमें सारा काम स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर आप समझ गए हो ना, किसी प्रोसीजर को बोलते हैं, कोई भी काम को करने के जो स्टेप्स है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजर। तो कुछ लैंग्वेज जो है वो कहलाती है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके? जैसे कि सी से पहले जितनी भी लैंग्वेज थी सब प्रोसीजरल थी। और सी जो है या सी के बाद वाली जो लैंग्वेजेस है लाइक सीपीपी, है ना, ये सब कहलाती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहलाती है?
फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है और सी को आखिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाया गया, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस कोई भी एक लैंग्वेज ली जो कि प्रोसीजरल थी और सॉल्व करने के लिए मैंने 10 लाइन लिखी, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक प्रोग्राम है, ठीक है, और वो प्रोग्राम हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लाइक जो सी से पहले लैंग्वेज थी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 10 लाइन लिखी। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला, प्रोग्राम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा, और नेक्स्ट स्टेप जो भी स्टेप आप लोग लिखने वाले हो, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, वो डिपेंड करेगा प्रीवियस पर, डिपेंड्स ऑन प्रीवियस स्टेप। फ्रेंड, ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की खास बात होती है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है और हर स्टेप, आने वाला स्टेप पुराने स्टेप पर डिपेंड करता है। जैसे आप इंजीनियरिंग करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको 11th-12th करनी पड़ेगी साइंस से, और 11th-12th आपको 12th क्लास करना चाहते हैं तो आपको 10th करनी पड़ेगी। मतलब एक प्रोसीजर है कि पहले 10th क्लास होगी, फिर 12th क्लास होगी, फिर इसके बाद आप कहीं जाकर कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है लेकिन मैं 10th पास नहीं करना चाहता, ओके, तो जैसे आप कहेंगे कि मैं 10th पास नहीं हूँ या फिर मैं 10th पास नहीं करना चाहता, तो आगे वाले जितने भी स्टेप्स सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले जो स्टेप्स है, 12th क्लास है या ग्रेजुएशन है, ये सब डिपेंड करते हैं 10th क्लास के ऊपर। तो इसी तरह से ये भी एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आने वाले जो स्टेप्स है वो पुराने वाले स्टेप पर या प्रीवियस जो स्टेप लिखे गए उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, मान लेते हैं कि सेम प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, उसमें भी हमारे पास 10 लाइन्स आ रही है, ओके फ्रेंड, यहाँ पर भी 10 लाइन लिखी हुई है हमारे पास में ना, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ। तो सेम प्रॉब्लम है, सेम लाइन आ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें खास बात क्या होती है, इसमें सभी लाइनों को हमने क्या कर दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स, ग्रुप में। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा है पहला ग्रुप, इसमें मेरे पास में 3 लाइन आ रही है, ठीक है। ये मेरा सेकंड ग्रुप जिसमें मेरे पास में 4 लाइन आ रही है, और ये लास्ट ग्रुप जिसमें मेरे पास में 3 लाइन आ रही है, ओके फ्रेंड्स। तो ये पूरा प्रोग्राम हमने टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें पूरा प्रोग्राम एक साथ में आ रहा है, इसमें पूरा प्रोग्राम मॉड्यूल में डिवाइडेड रहता है। नंबर ऑफ लाइन सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन सेम है, प्रॉब्लम भी सेम हमारे पास में, बस फर्क इतना सा है फ्रेंड्स कि हमने पूरा प्रोग्राम एक साथ ना लिखकर टुकड़ों में लिखा है, ओके। लाइन्स भी उतनी की उतनी है। ये जो टुकड़े होते हैं, इन्हीं टुकड़ों को हम लोग कहते हैं फंक्शन या मॉड्यूल, फंक्शन या मॉड्यूल कहा जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये जो हमारे पास फंक्शन और जो मॉड्यूल है फ्रेंड, ओके, ये जो फंक्शन या जो मॉड्यूल है, तो पूरा प्रोग्राम हम लोग कह सकते हैं इसमें पूरा प्रोग्राम मॉड्यूल पे डिपेंड करता है, मॉड्यूल है। और ये सारे मॉड्यूल, जैसे कि इसमें आपको 3 मॉड्यूल दिखाई दे रहे होंगे, ये तीनों मॉड्यूल या तीनों फंक्शन आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट। तो इसमें जितने भी मॉड्यूल होंगे मैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो मैं लिख देता हूँ फंक्शन या मॉड्यूल, फंक्शन या जो मॉड्यूल है आर independent from each other। ये हमारे पास में बहुत ही खास बात रहती है जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की या फिर मॉड्यूल की या फंक्शन की, जिसमें पूरा प्रोग्राम फंक्शन की फॉर्म में डिवाइडेड है, टुकड़ों में डिवाइडेड है, और ये सारे टुकड़े, ये सारे मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है फ्रेंड कि विच वन इज द बेटर, सेम प्रॉब्लम सेम नंबर ऑफ लाइंस, बस यहाँ सारी लाइन एक साथ लिखी हुई है, यहाँ सारी लाइन टुकड़ों में लिखी हुई है, तो फायदा क्या होगा। तो हम लोग इसकी बात करते हैं कि आखिर सी को ऐसा क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें कुछ एडवांटेज होंगे, जाहिर सी बात है। वो एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज हम लोग यही कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास में इस वाली लाइन पर एक एरर है ना, लास्ट लाइन पर हमारे पास में एक छोटी सी एरर आ गई, क्योंकि ये लाइन प्रीवियस लाइन पे डिपेंड कर रही है, तो हमें ये लाइन भी चेक करनी पड़ेगी, ये इस पे डिपेंड कर रही है, ये भी चेक करनी पड़ेगी, ये इस पे डिपेंड कर रही है, ये भी चेक करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ऑलमोस्ट पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा। तो आपको करीबन 9 या 10 लाइनें चेक करनी पड़ जाएगी, इट विल टेक सम टाइम, ओके।
सेम प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास में पूरा प्रोग्राम मॉड्यूल में डिवाइडेड है। इस मॉड्यूल में 3 लाइन्स है, इसमें 4 लाइन है, इसमें 3 लाइन्स है। अगेन मैं कहता हूँ कि लास्ट वाली लाइन में एरर है, लास्ट लाइन कंटेनिंग सम एरर। तो अब आपको कितना चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एरर है वो इन दोनों की वजह से नहीं आ सकती। ओके, तो यहाँ पर जो एरर है वो केवल इसी वजह से आ सकती है, इन लाइनों की वजह से। तो इस बार केवल आपको 3 लाइनें ही चेक करनी है एरर निकालने के लिए, है फ्रेंड। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 10 लाइनें चेक करनी पड़ रही है एरर को निकालने के लिए, और यहाँ पर केवल आपको 3 लाइन चेक करनी पड़ रही है एरर को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इन लाइन की वजह से इसमें एरर कभी नहीं आ सकती, क्योंकि सारे के सारे क्या है, मॉड्यूल में डिवाइडेड है, और एक मॉड्यूल की वजह से दूसरे मॉड्यूल को भी एरर नहीं आती। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में किसी प्रोग्राम को डिबग करना, मतलब एरर निकालने वाला जो प्रोसेस है, इसमें काफ़ी ईजी है, इसमें काफ़ी लेंथी है। तो यहाँ इसका फेवर में जाता है। पहला एडवांटेज रहेगा, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाए तो पहला आसान रहेगा हमारे पास में इजी टू डीबग। ओके फ्रेंड, ये हमें एक एडवांटेज मिल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग दूसरे एडवांटेज की बात करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर मैं अपने कोड में एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना चाहता हूँ, या कुछ 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखना चाहता हूँ, और मैं अगर ये स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखूंगा, ठीक है, वो लाइन्स मेरी इस पुरानी लाइनों पर डिपेंड करेगी, है ना। तो उसकी वजह से या तो वो लाइन में एरर आएगी, या फिर हो सकता है कभी-कभी कि मैं वो लाइन लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उस लाइन को लिखने के लिए मुझे काफ़ी लाइनों को चेंज करना पड़ रहा है। तो इस तरह के प्रोग्राम को एक्सपांड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर हम लोग इस तरीके की बात करें, यहाँ पे बहुत आसान है कि आपने एक नया मॉड्यूल लाया जिसमें आपने 2 लाइन लिख दी, तो ये बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा। जब आप इस मॉड्यूल को ऐड करेंगे तो बाकी वाले मॉड्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल आपस में क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो इसमें कोड को एक्सपांड करना है बहुत ही आसान रहता है। तो एक और एडवांटेज हमें मिल जाता है अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मूव करें, वो एडवांटेज है इजी टू एक्सपांड द प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इसमें देख रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे एडवांटेज मिल रहे हैं इस स्टाइल में, और सी को इसी स्टाइल से बनाया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए लिखा है, तो इस प्रोग्राम का कोई भी पोर्शन मैं अगर दूसरे प्रोग्राम में काम में लेता हूँ, ठीक है, इसे कहते हैं रीयूज करना कोड को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी कोड को रीयूज करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ की कोड को कहीं और लेके जा रहा हूँ, या कहीं और की कोड को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ये एरर क्रिएट करता है कुछ टाइम, है ना। और सम टाइम ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्योंकि जब मैं कुछ लाइनें इसको यूज़ करूँगा, रीयूज़ करूँगा, इन लाइनों को कहीं और लेके जाऊँगा, है ना, इन्हीं सेम लाइनों को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ किसी और चीज़ में, तो मेरे पास में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इन लाइनों की वजह से वहाँ की लाइनें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके, अगर मैं ये बात करूँ इसकी, तो इसमें से आप जब चाहें जिसको आप किसी को रिप्लेस भी कर सकते हैं मॉड्यूल को, प्लस किसी भी मॉड्यूल को दोबारा एज इट इज़ काम में ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इस मॉड्यूल को दोबारा काम में लेना चाहता हूँ, इन दोनों मॉड्यूल को ना, ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल को मुझे रीयूज़ करना है, तो मैं नया प्रोग्राम बनाऊँगा, इनको मैंने रीयूज़ किया, और कुछ मैंने नए मॉड्यूल भी ऐड कर दिए। पुराने वाले रीयूज़ कर लिए और कुछ मैंने नए ऐड भी कर दिए। तो जो पुराने वाले मॉड्यूल ऐड किए मैंने, ओके, उसकी वजह से नए वाले मॉड्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगेन वही इसका आंसर है कि फंक्शंस क्या होते हैं या मॉड्यूल क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। तो अगर हम लोग बात करें रीयूजेबिलिटी की, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, इस स्टाइल को छोड़कर इस स्टाइल को यूज करते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है कि इजी टू रीयूज। तो फ्रेंड, ये 3 सबसे मेजर रीजन हैं बड़े कि हम लोग क्यों आखिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को छोड़कर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को पसंद करते हैं। और यही वो रीजन था कि सी को इसी अंदाज से बनाया गया है। ठीक है, तो क्योंकि सी को इसी वे से बनाया गया है, सी में पूरा काम हम लोग फंक्शन की फॉर्म में करते हैं या मॉड्यूल की फॉर्म में करते हैं, और इससे हमें इजी टू एक्सपांड, इजी टू रीयूज और इजी टू डिबग के काफी बड़े बड़े फीचर्स आसानी से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारे पास में ये रीजन कि सी को आखिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों बनाया गया, सी को इस तरह से क्यों बनाया जाता है, तो आप इसको ये एडवांटेज बता सकते हो, समझा सकते हो। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि हमें इसकी नीड तो पता चल गई है ना, फंक्शन की हमें नीड पता चल गई कि फंक्शन करते क्या है ना, और हम लोग क्यों लेते हैं, एडवांटेज क्या है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि हमें क्या और क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो फ्रेंड, आपने अगर देखा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि सी में
सी में हमें जो एडवांटेज मिल रहा है फंक्शन के थ्रू है ना, के थ्रू, वो है इजी टू डिबग। ओके फ्रेंड, और अगर मैं बात करूं रीयूजेबिलिटी की तो भी अच्छा है, इजी टू रीयूज। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इजी टू एक्सपांड। तो फ्रेंड ये वो जो तरीका है, जो इस फंक्शन लिखने का तरीका है, उसमें हमें अगर आपसे कोई पूछे वाई हम लोग क्यों ये काम में लेते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तरीका काम में क्यों लेते हैं, तो आप इतने एडवांटेज बता सकते हो। तो अब चलिए देखते हैं कि फंक्शन क्यों लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, ये होते क्या है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हमने बात करी है कि वाई फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, मैं लॉजिकली इसको बताता हूँ, हमारा पूरा प्रोग्राम मॉड्यूल की फॉर्म में बनेगा, टुकड़ों की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा पहला मॉड्यूल हो गया। हम लोग कुछ इस तरह से मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा मॉड्यूल हो गया, ये हमारा तीसरा मॉड्यूल हो गया। ओके, तो हमारा पूरा प्रोग्राम जो है हमने टुकड़ों में डिवाइड किया। ओके, अब मॉड्यूल का एडवांटेज देखते हैं, क्या एडवांटेज और हमें मिलता है और ये आखिर वर्क कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, आपने अगर देखा होगा, अगर मैं कार या बाइक की बात करूं, तो कार और बाइक जो होती है पूरी टुकड़ों में बनाते हैं हम लोग। ओके, इंजन अलग बनता है, टायर्स अलग से बनते हैं, बॉडी अलग से बनती है, और लास्ट में सारे जो मॉड्यूल है, जो सब टुकड़े हैं उसके, लास्ट में हम लोग उसको असेंबल करके फिर हम उसको सेल आउट करते हैं। उसी तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम मॉड्यूल में बनेगा और लास्ट में जाकर हम सब मॉड्यूल को ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इंजन का आउटपुट, जब इंजन चलता है गाड़ी का, जो उसका आउटपुट जो है वो जाता है हमारे व्हील के इनपुट में, मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है। और जब व्हील घूमना शुरू करता है गाड़ी का या बाइक का, तो उसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो जाता है स्पीडोमीटर में। कहाँ जाता है, स्पीडोमीटर में। तो स्पीडोमीटर को इनपुट कहाँ से मिल रहा है, व्हील के आउटपुट से मिल रहा है। तो इस तरह से एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्टेड हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये मॉड्यूल है, ये कुछ काम कर रहा है और उसका जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ से इनपुट लेते हैं और यहाँ से हम लोग आउटपुट देते हैं। फिर यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म होगा, फिर ये आउटपुट देगा, ये आउटपुट उसका इनपुट बन जाएगा। ओके, यहाँ पे भी काम होगा और ये इस तरह से चलता रहता है। तो ये पूरे के पूरे जो मॉड्यूल है, जो टुकड़े हैं, आप इसको इस वे से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में 3 मॉड्यूल है और तीनों को आपस में किस तरह से कनेक्ट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो मॉड्यूल है, ठीक है, उनको आपस में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बना देते हैं हम लोग। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है सर, फंक्शन क्यों होते हैं और ये कैसे कनेक्ट होते हैं, है ना। हमने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि व्हाई कनेक्ट, व्हाई हम लोग इसको यूज करते हैं फंक्शन को, और इनको आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन को कनेक्ट करने से पहले, है ना, फंक्शन बनाना आना चाहिए। ओके, तो हम लोग सी में इस तरह से नहीं बनाते हैं। तो एक्चुअली में सी में फंक्शन किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, और फंक्शन क्या है, चलो उसका भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन है क्या। ठीक है, तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ लाइन या स्टेटमेंट। जो हम लोग लाइन्स लिखते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो फंक्शन क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है। अब किसी भी फंक्शन में एक स्टेटमेंट भी आ सकता है, 1000 भी आ सकते हैं, 10 लाख भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करती है कि फंक्शन कर क्या रहा है। ओके, तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म सम एक्शन। फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पर्टिकुलर टास्क करते हैं। उस टास्क को करने के लिए हो सकता है कि हमें एक ही लाइन आए, या फिर हो सकता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें 10 से 15 लाइन की या फिर 1 से 2000 लाइन की जरूरत पड़े। तो हर अलग-अलग हमारे जो फंक्शंस होंगे वो पर्टिकुलर टास्क करेंगे और टास्क को करने के लिए उसमें पर्टिकुलर लाइन्स लिखी जाएगी। तो फ्रेंड, ये तो हो गया हमारे फंक्शन क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि फंक्शन को बनाते कैसे हैं। ओके, हमने बात करी कि फंक्शन को हम लोग काम में क्यों लेते हैं, ये आपस में कनेक्ट किस तरह से होंगे और ये क्या है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड कि फंक्शन को लिखते कैसे हैं, सी में बनाते कैसे हैं। इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि सी जो है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब फंक्शन कैसे होते हैं उसका देख लेते हैं हम लोग। नाउ, तो सी कैसी लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
जाहिर सी बात है, अगर मैं कहता हूँ सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि सी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आप उसके अंदर फंक्शन बनाकर ही सॉल्व करेंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। सी इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ functional programming language. It means every problem in C is solved using function. इसका मतलब अगर सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सी के अंदर, आप उसको फंक्शन बनाकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सी के प्रोग्राम में फंक्शन तो आने ही आने, ये तो बात तय है। ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन आखिर बनाते कैसे, हाउ टू राइट अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को बनाना, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। क्या कहेंगे कि सर फंक्शन को लिखते कैसे बनाते हैं ना, तो इसको हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में सिंटैक्स क्या है, लिखते कैसे हैं, फंक्शन को बनाते कैसे। तो हम लोग देख लेते हैं सिंटैक्स, आखिर फंक्शन को कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड, किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए आपको 5 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पहला होता है नेम। कोई भी फंक्शन आप लोग बनाना चाहें तो आप उसको एक नाम जरूर देंगे। ओके फ्रेंड, फिर हम बात करते हैं पैरेंथेसिस की। क्या बात करते हैं? पैरेंथेसिस की। तो फंक्शन बनाने के लिए पैरेंथेसिस भी चाहिए होंगे। अब पैरेंथेसिस क्यों लेते हैं, इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। सी में एक्चुअली में दोस्तों कुल मिलाकर 3 एलिमेंट होते हैं। मतलब सी में हमें केवल 3 सबसे बड़ी चीज पढ़नी होगी। एक तो है फंक्शन, दूसरा है वेरिएबल, और तीसरा है कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल एक्सेट्रा। तो सी के जो सबसे मेजरली जो 2 बड़े कॉन्सेप्ट है वो है एक तो फंक्शन, एक है वेरिएबल। ये दोनों ही हम लोग बनाते हैं। ओके, इन दोनों का नाम ही हम लोग देते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है हेलो। क्या लिखा फ्रेंड? हेलो। अब सी में क्योंकि फंक्शन भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, तो यहाँ पर सी को कंफ्यूजन है। सी पूछेगा भाई ये क्या है, ये आपने वेरिएबल बनाया या फंक्शन बनाया? क्योंकि दोनों का नाम हम लोग देते हैं। जब हमने उसको कोई नाम दिया तो उसको जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होने वाली है। सी आपसे जरूर पूछेगा भाई ये क्या बनाया है, ये फंक्शन है या वेरिएबल है। ओके, तो क्या हुआ, एक रूल बनाया गया इसकी चलते हुए, ताकि सी को ही डाउट ना रहे कि फंक्शन है या वेरिएबल है। वो रूल ये है कि अगर आपने कोई भी एक नाम लिखा है, सिंपल एक नेम लिखा है लाइक दिस वन, हेलो, तो वो कहलाएगा वेरिएबल। आप सी में कहीं भी कोई भी एक सिंपल सा नाम लिख दीजिएगा, वो आपका एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। और अगर आपने कोई भी एक नाम लिया है, कोई भी नाम लिखकर उसका आगे पैरेंथेसिस लगा दिए, राउंड ब्रैकेट लगा दिए हैं फ्रेंड्स, तो वो बन जाएगा फंक्शन। तो फ्रेंड्स यही जो पैरेंथेसिस होता है, ये डिफरेंशिएट क्रिएट करता है फंक्शन में और वेरिएबल में। तो कोई भी एक नाम आप ले लीजिए, अगर उसके पीछे आपको पैरेंथेसिस दिखाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक फंक्शन का नाम है। और उसके पीछे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल एक नेम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, एज ए वेरिएबल। तो यही वो रीजन है कि इस वजह से हम लोग जब कोई भी फंक्शन को नाम देते हैं तो उसके पीछे पैरेंथेसिस जरूर लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे 2 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, मैं साथ साथ में इसमें लिखता भी रहता हूं कि किसी फंक्शन को बनाने के लिए 5 कंपोनेंट चाहिए। पहला है नेम, दूसरे की बात करूं तो है पैरेंथेसिस। ओके फ्रेंड्स, तीसरा कि फंक्शन में होता क्या है, तो फंक्शन में लाइंस होती हैं। तो एक फंक्शन में कितनी लाइन आएगी, कितनी लाइन नहीं आएगी, उस फंक्शन की कहां से कहां तक बाउंड्री है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो किस फंक्शन की कितना एरिया है, उसमें कितनी लाइन आ रही कि नहीं आ रही, ये हम आपको, इसको बोलते हैं स्कोप। स्कोप लगाकर बताया जाता है। ये आपने जो स्कोप लिखा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ABC, है ना, ये लाइन से मेरी है ना, फॉर एग्जाम्पल, ये सही नहीं है सिंटेक्स वाइज। सपोज कीजिए मेरे पास 3 लाइन है और एक लाइन लिखी हुई D4, तो इस फंक्शन को पता रहता है कि ABC जो लाइन है वो इस फंक्शन की है, जबकि D लाइन इस फंक्शन की नहीं है। ये फंक्शन कैसे पता लगा लेता है कि कौन सी लाइन उसकी है और कौन सी लाइन उसकी नहीं है, ये डिसाइड करता है इसकी वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं स्कोप। क्या बोलते हैं? स्कोप। आम भाषा में इसको हम लोग बॉडी भी कह सकते हैं कि सर ये फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, जब हम लोग आपको ट्यूटोरियल में पढ़ा रहे होंगे तो कई बार मैं इसको बॉडी भी बोलूंगा, कई बार स्कोप भी बोलूंगा, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो तीसरा कंपोनेंट ये चाहिए होता है। ओके, नाउ अब 2 कंपोनेंट और बच गए फंक्शन बनाने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हर फंक्शन कुछ ना कुछ इनपुट लेगा काम करने के लिए, सुना, और कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, आउटपुट देगा। तो इससे फंक्शन अपना काम कर लेगा। फंक्शन जब अपना काम कर लेगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट करता है, कुछ आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ये फंक्शन काम कर लिया और उसने कुछ जनरेट किया है, कुछ रिटर्न किया है। तो वो जो रिटर्न होगा, वो रिटर्न को हम लोग यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रिटर्न।
ओके फ्रेंड्स, कि एक फंक्शन काम करने के बाद में जो भी रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न यहाँ आ गया है, यहाँ उसकी पोजीशन होती है। और किसी फंक्शन को काम करने के लिए जो इनपुट चाहिए, है ना, उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर, और पैरामीटर लिखे जाते हैं यहाँ पर, पैरामीटर। तो यही फ्रेंड्स हमारे जो 5 कंपोनेंट है, नेम, पैरेंथेसिस, स्कोप, चौथा हमारे पास होता है रिटर्न, और पांचवा हमारे पास में होता है पैरामीटर। आई होप आपको फंक्शन बनाने के लिए इन्हीं 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको फंक्शन बनाने के लिए और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपका चाहे फंक्शन कितना भी छोटा हो या चाहे कितना भी बड़ा हो, बनाने का तरीका सेम है, सबका सिंटेक्स सेम है कि सब में 5 कंपोनेंट आते हैं। ये पहला कंपोनेंट नेम, दूसरा है पैरेंथेसिस, तीसरा है हमारा कर्ली ब्रेसेस जिसको हम लोग कहते हैं स्कोप, चौथा है हमारे पास में रिटर्न, और पांचवा है पैरामीटर। तो इन 5 कंपोनेंट से कोई भी एक फंक्शन को डिजाइन किया जा सकता है, चाहे फंक्शन कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो एक बार फिर नजर डाल देते हैं इस रूल पर हमारे पास में। ये रूल ये कह रहा है कि सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब सी में आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो पूरे प्रोग्राम के अंदर फंक्शन ही फंक्शन होंगे, ठीक है, और हर फंक्शन को कुछ ऐसे ही बनाया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं यहाँ पर छोटी सी और जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास में पैरामीटर है, लास्ट जो कंपोनेंट हमारा पैरामीटर, वो ऑप्शनल है। क्या है फ्रेंड? ऑप्शनल। बाकी जितने भी कंपोनेंट है मेरे, वो सब के सब कंपल्सरी है। अभी कंपल्सरी का मतलब क्या? कंपल्सरी मतलब है जरूरी है। मतलब ये आपका पैरेंथेसिस और ये आपका स्कोप, ये जरूरी कंपोनेंट है। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया तो ये प्रोग्राम दे देगा एरर, ये फंक्शन दे देगा एरर। बट ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले लें और चाहे तो छोड़ दें। तो फ्रेंड यही हमारा सिंटेक्स है, और यही सबसे अच्छी इसकी बात है कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले एक डायग्राम बनाया था जो कि इस तरह से बनाया था ना, इसमें मैंने कहा यहाँ से इनपुट आएगा, यहाँ पर वर्क होगा और यहाँ से ये आउटपुट जनरेट करेगा। तो बिल्कुल इसी डायग्राम के सिमिलर ये कुछ बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर इसको इस तरह से इसलिए बनाया कि प्रोग्राम को अगर कोई भी वैल्यू चाहिए, इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू वो पैरामीटर के थ्रू अंदर ले लेगा, यहाँ टास्क परफॉर्म करेगा और उसको जो भी रिटर्न देना होगा वो फिर यहाँ से रिटर्न देगा। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा कि ये फंक्शन क्या है। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो हमें फंक्शन बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि सी फंक्शन लैंग्वेज है, और फंक्शन बनाने के क्या क्या एडवांटेज हमारे पास में हो सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नए रूल के साथ में। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक अच्छे मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।